बचपन में माँ, दादी और नानी अक्सर ही चांद की दिलचस्प कहानियां सुनाती थी। स्कूल की किताबों से लेकर किस्से कहानियों तक चांद की बातें हमेशा ही होती रहती हैं। चांद हमारी धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो दिखने में बेहद सुंदर लगता है। हमेशा से ही मानव इस पर टकटकी लगाए इसके बारे में जानने के लिए उत्सुकता से भर जाता है। आज के आधुनिक जीवन में मानव ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है और आज का ही वो दिन है जब चांद पर पहली बार किसी मानव ने कदम रखा था। हालांकि ये सब बस एक दूसरे से खुद को बेहतर साबित करने के लिए ही था, पर उसके बाद जो कई सारे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन किए गए, उसके बाद हमें स्पेस, चांद और अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी पता चली। हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबकी शुरुआत एक्चुअली हुई कहाँ से। आज के समय में मानव सभ्यता के वर्चस्व की एक नई शुरुआत हो चुकी है। हमेशा हमने चांद के बारे में जब भी सुना तो बस एक ही क्वेश्चन हमारे सामने आया कि चांद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, और आंसर में आपको कहीं ना कहीं राकेश शर्मा का नाम जरूर दिखेगा। बट भाई साहब, ये जवाब बिल्कुल गलत है। चांद पर अभी तक कोई भारतीय जा ही नहीं पाया है और राकेश शर्मा स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ये इंफॉर्मेशन कई जगह गूगल पर भी मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक किसी भी मानव को चांद पर नहीं पहुंचा पाए हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे देश के साइंटिस्ट जल्द ही वो मुकाम भी हासिल कर लेंगे। चांद पर पहुंचने के पीछे कई सारी स्टोरीज हैं। इस वीडियो में उन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे प्यारे चंदा मामा के बारे में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रखर और आपका इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात है 20वीं शताब्दी के 5वें दशक की, जब सभी देश आपस में झगड़ रहे थे, जिसे हम वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। हालांकि एक वर्ल्ड वॉर पहले भी हो चुका था, बट कुछ नमूनों की वजह से ये एक बार फिर से शुरू हो चुका था। विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ही एक और युद्ध की शुरुआत होती है, जिसे कोल्ड वॉर कहा गया। इस युद्ध में कोई भी डायरेक्टली तो नहीं लड़ रहा था, पर इस युद्ध की वजह से ही दो महाशक्तियों का उदय होता है, यूएस एंड यूएसएसआर। इस युद्ध में बेसिकली एक दूसरे को खुद से बेटर साबित करने की कोशिश करी जाती है। ये रेस सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं थी, ये रेस स्पेस तक जा चुकी थी। और आज भी कहीं ना कहीं सारे देश एक दूसरे से खुद को बेहतर दिखाने के लिए हमेशा से ही कोशिश करते रहते हैं। सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। कोल्ड वॉर का सिलसिला शुरू हो चुका होता है। इन सबकी एक्चुअल स्टार्टिंग होती है 1930 से। 1930 में नाजी जर्मनी के रिसर्चर ने ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया था, एंड इसी टाइम लिक्विड फील्ड रॉकेट का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया गया था। उसके कुछ समय बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है और नाजी जर्मनी की इसमें हार होती है। इसके बाद यूएस एंड यूएसएसआर के साइंटिफिक इंटेलिजेंस ने जर्मनी के रॉकेट्स एंड डिजाइन्स चोरी कर लिए थे। ये पूरा ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर में किया गया था, जिसका सबसे ज्यादा फायदा यूएस को हुआ। सोवियत ने V2 नाम के जर्मन रॉकेट का अपना एक खुद का ही वर्जन बना लिया था, जिसे उन्होंने R1 नाम दिया, और सेम चीज यूएस ने भी कॉपी करी और जर्मन रॉकेट का अपना खुद का वर्जन बनाया और उन्होंने उसे R2 का नाम दिया। इसी समय 29 जुलाई 1955 को यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर के प्रेस सेक्रेटरी द्वारा अनाउंस किया गया कि 2 साल के अंदर ही यूएस स्मॉल अर्थ सर्कुलिंग सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद यूएसएसआर इस स्पेस रेस में आगे निकलने के लिए अपने स्पेस प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है और बस 1 महीने के बाद ही अपना सैटेलाइट बना लेता है, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। 1957 में ही यूएसएसआर ने एक R7 नाम का एक रॉकेट बना लिया था, जो वर्ल्ड की सबसे पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। यूएसएसआर 4 अक्टूबर 1957 को मिसाइल लॉन्च करता है और स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली अर्थ की ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कर देता है। दिस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड ऑल्सो द रियल बिगिनिंग ऑफ द स्पेस रेस। स्पुतनिक 1 के लॉन्च होने के बाद 2 महीने के अंदर ही अंदर वो स्पुतनिक 2 को भी लॉन्च कर देता है, जिसमें लाइका नाम की एक डॉग को स्पेस में भेजा गया था, और इसी के साथ ही ये दुनिया का फर्स्ट एनिमल इन स्पेस कहलाता है। 1958 में स्पुतनिक 3 को लॉन्च किया जाता है। अपने स्पेस प्रोब को जारी करते हुए लियोनिक 3 लॉन्च किया जाता है और ये पहली बार चांद के डार्क साइड के इमेज को अर्थ पर भेजता है। 1959 से 1976 तक लगभग 20 सैटेलाइट्स भेजे गए। स्पेस रेस में यूएसएसआर की ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हो चुकी थी। 6 दिसंबर 1957 को ही
जल्दबाजी में ही यूएस प्रेसिडेंट के कहने पर एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम था वैनगार्ड TV-3। जल्दबाजी में किया गया ये मिशन फेलियर साबित होता है और पूरे वर्ल्ड मीडिया द्वारा यूएस का मजाक बनाया जाता है। 1958 में ही यूएस अपना पहला स्पेसक्राफ्ट भेजता है जिसे एक्सप्लोरर नाम दिया गया और इसी के बाद यूएस 1 अक्टूबर 1958 को नासा को इस्टेब्लिश करता है और इसका मकसद था दुनिया भर में खोई हुई इज्जत को फिर से वापस पाना। यहीं से शुरुआत होती है नासा के एक खास मिशन की और इस मिशन का टारगेट था चांद पर इंसानों को भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर लाना। जिसके बाद एक से बढ़कर एक एयरफोर्स से पायलट्स को सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेन भी किया जाता है, पर यह सपना ही रह जाता है क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को सोवियत यूनियन वोस्टॉक 1 नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है और किसी इंसान को पहली बार स्पेस में भेजा जाता है और इसी के साथ यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं। पर इधर यूएसए भी सोवियत यूनियन से पीछे नहीं था। जस्ट एक महीने के बाद ही उन्होंने एलन शेफर्ड नाम के व्यक्ति को स्पेस में भेजकर पूरी दुनिया को बता दिया था कि यूएस किसी से भी पीछे नहीं है और धीरे धीरे ये स्पेस रेस और आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इसके कुछ दिन बाद ही सोवियत अपना स्पेसक्राफ्ट फिर से स्पेस में भेजता है जो 25 घंटों में ही अर्थ के 16 चक्कर लगाकर सेफली अर्थ पर लैंड भी कर जाता है। यूएस ने भी इसके पीछे चलते हुए फरवरी 1962 में अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा जो अर्थ का एक चक्कर लगाकर सेफली लैंड कर जाता है। इसमें एक एस्ट्रोनॉट भी थे जिनका नाम था जॉन ग्लीन। वो पहले अमेरिकन थे जिन्होंने अर्थ की ऑर्बिट में एंट्री की थी। पर इन सब के बाद भी यूएस यूएसएसआर से पीछे ही था क्योंकि यूएस जो अब कर रहा था वो यूएसएसआर काफी पहले ही कर चुका था। ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट केनेडी द्वारा 12 सितंबर 1962 में अनाउंसमेंट की जाती है कि उनका मिशन इंसानों को चांद पर भेजना है और वो ये काम इसी दशक के अंदर ही करके दिखाएंगे। और यहीं से शुरुआत हो चुकी होती है चांद को फतह करने की। यूएसएसआर यूएस की तरह अपने मिशन को अनाउंस नहीं करता था, वो ये काम काफी सीक्रेटली करता था और 1963 से 1965 तक कई सारे मिशंस किए जिसमें पहली महिला को स्पेस में भेजा गया, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। शी वाज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। 16 जून 1963 को उन्हें वोस्टॉक 6 पर सोलो मिशन पर भेजा गया। इसके बाद यूएसएसआर ने 3 क्रू वाला स्पेसक्राफ्ट और कई सारे छोटे मोटे मिशंस किए और इन्हीं की वजह से यूएसएसआर इस स्पेस रेस में यूएस से आगे था। और इधर यूएस भी अपने काम में तेजी ला रहा था। वो कई सारे छोटे मोटे प्रोग्राम कर रहा था जिसमें प्रोजेक्ट मर्करी एंड प्रोजेक्ट जेमिनी थे जो कि उनके अपोलो प्रोग्राम के लिए एक नींव बना रहे थे। ग्रीक माइथोलॉजी में तीरंदाजी, भविष्यवाणी, कविता और संगीत के देवता माने जाते थे। वो सूर्य के भी देवता थे। अपोलो अपने सोने के रथ में बैठकर सूर्य को आकाश में घुमाते थे। अपोलो मिशन के स्टार्ट होते ही अमेरिका के टोटल बजट में नासा का ही बजट 4.5% से ज्यादा का होने लगा। ऑब्वियस सी बात है, इतना पैसा लगाने के बाद पब्लिक में खूब उत्साह भी भरा गया। स्पेसक्राफ्ट को तैयार कर लिया गया था जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ल्यूनार मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल एंड कमांड मॉड्यूल। सबसे आगे होता है कमांड मॉड्यूल जिसमें कि एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए सारी सुविधाएं होती हैं, सर्विस मॉड्यूल जिसमें कि फ्यूल वगैरह होता है, और ल्यूनार मॉड्यूल इसका यूज़ आखिरी में होता है जिसे पृथ्वी पर वापस आते समय पीछे भी छोड़ा जा सकता है जिससे कि स्पेसक्राफ्ट का वजन कम हो जाता है और फ्यूल की काफ़ी बचत होती है। इसे ध्यान में रखा गया और जो भी प्रोसेस प्रिपेयर हुई उसे कहा गया ल्यूनार ऑर्बिट रेंडेवू। हालांकि ये जितना सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल था नहीं, इसे अभी भी कई सारे टेस्ट से गुजरना था। 1966 में अपोलो प्रोग्राम की टेस्टिंग शुरू कर दी जाती है। एक टेस्ट के दौरान ही अपोलो एक हादसे का शिकार हो जाता है। 27 जनवरी 1967 एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल में बिठाकर टेस्ट किए जा रहे थे पर तभी स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है और तीनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है। इसके पीछे जब पता लगाया गया तो पता चला कि स्पेसक्राफ्ट में प्योर ऑक्सीजन का यूज़ किया गया था। ये साधारण हवा से बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। इसका डिज़ाइन भी ऐसा था कि इमरजेंसी में इसका गेट नहीं खोला जा सकता था। सभी लोगों के पास में रहते हुए भी इन लोगों को बचाया न जा सका। इसके बाद यह डिसीजन लिया गया कि प्योर ऑक्सीजन वाला एटमॉस्फेयर प्रयोग में ना लिया जाए। बाद में कई सारे चेंजेस किए गए, उसके डिज़ाइन में चेंजेस किए गए, प्योर ऑक्सीजन को रिमूव किया गया और इस सफ़र को आगे बढ़ाया गया।
वैसे तो अपोलो मिशन की स्टार्टिंग फ्लाइंग वाले मिशन से करनी थी, बट इन लोगों के सम्मान में इस ग्राउंड टेस्ट का नाम अपोलो 1 रखा गया। इसके बाद अपोलो 2, अपोलो 3 भी ग्राउंड टेस्ट ही थे। अपोलो 4, अपोलो 5 एंड अपोलो 6 बिना क्रू के ही स्पेस में भेजे गए थे। ये इसलिए भेजे गए थे कि एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। 1968 में अपोलो 7 को लॉन्च किया जाता है। यह अपोलो प्रोग्राम की पहली क्रूड स्पेस फ्लाइट होती है जिसमें कि 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजे गए। अपोलो 8 के साथ ही और भी कई सारे मिशन होने थे जो कि बिना एस्ट्रोनॉट के अर्थ की ऑर्बिट में ही होना था। दशक खत्म होने को आ रहा था और नासा पर प्रेशर बनता ही जा रहा था। वो दशक के अंत तक मानव को चांद पर नहीं भेज पाए तो पूरी दुनिया में उनकी हंसी उड़ाई जाएगी, और इसी चीज़ की नासा को चिंता सताई जा रही थी और इसे बिना एस्ट्रोनॉट के ही स्पेस में भेजना था। बट एंड टाइम पे थोड़े से चेंजेस किए गए और 3 लोगों को भेजा गया और उन्हें पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर चांद की तरफ रवाना कर दिया गया। और ये अपोलो 8 चांद की परिक्रमा करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया था। पहली बार किसी इंसान ने चांद को इतने पास से और पृथ्वी को इतने दूर से देखा था। हम लोग पृथ्वी से सनराइज या मूनराइज कहते हैं, और इन लोगों ने चांद पर रहते हुए पृथ्वी को उगते हुए देखा और इसे अर्थराइज कहा गया। इस अद्भुत दृश्य को देखना अपने में ही बहुत बड़ी बात थी। अपोलो 9 में अभी भी कई सारे टेस्ट करना बाकी थे। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए ल्यूनार मॉड्यूल कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से अलग हुआ और स्पेस सूट को भी टेस्ट किया गया। दशक खत्म होने को आ गया था, नासा की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। चांद पर पहुंचने के लिए एक रिहर्सल करना अभी भी बाकी था, जो कि सिर्फ चांद के पास ही जाकर किया जा सकता था। मई 1969 अपोलो 10 चांद की तरफ रवाना होता है। वह चांद की ऑर्बिट में पहुंचकर लूनार मॉड्यूल से अलग हुए और उन्होंने इसमें बैठकर 8 घंटे तक चांद की परिक्रमा करी। बाकी जो भी टेस्ट करने थे सारे करे गए, पर वो सतह पर लैंड नहीं किए। कई बार हमें अपनी मंजिल तक पहुंचकर भी वहां से वापस आना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हार मान ली, बल्कि उस मंजिल के लिए हमें थोड़ी और तैयारी करनी होती है। और इसी के साथ ही 16 जुलाई 1969 को सैटर्न वी नाम का रॉकेट स्पेस में जाने के लिए तैयार था। ये रॉकेट अब तक का मोस्ट पावरफुल रॉकेट था। इस मिशन की कमान नील आर्मस्ट्रांग के हाथों में थी और ल्यूनार मॉड्यूल की कमान संभाली एडविन बज एल्ड्रिन ने। इसके साथ ही एक व्यक्ति और भी थे जिनका नाम भले ही हम बहुत कम सुनते हैं, बट अगर वो ना होते तो नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन कभी भी अर्थ पर ना लौट पाते। ये व्यक्ति थे माइकल कॉलिंस। इनका काम था इन दोनों को सेफली लैंड कराना और अर्थ पर वापस लाना। सुबह 9 बजे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ignition 4, 3, 2, 1. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कमांड सर्विस मॉड्यूल अलग होकर लूनार मॉड्यूल को अपने साथ जोड़कर पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर भेज दिया जाता है। लॉन्च के 3 दिन बाद ये चांद तक पहुंच चुके होते हैं। वो कमांड मॉड्यूल से निकलकर लूनार मॉड्यूल में प्रवेश कर चुके थे। कुछ घंटे परिक्रमा करने के बाद लूनार मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल से अलग हो जाता है। लूनार मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार था, पर कुछ एंड टाइम में टेक्निकल ग्लिच हो जाने के कारण ये अपने डिसाइड किए गए प्लेस से थोड़ी सी दूर पर लैंड करता है। लैंड करते समय ही एक स्विच टूटकर गिर जाता है, बट चांद पर हवा ना होने के कारण साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है और इसी वजह से इन लोगों को इस स्विच के बारे में पता भी नहीं चला। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विच था और इसे एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच कहते हैं। इसके बिना लूनार मॉड्यूल को दोबारा स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल काम था। लैंडिंग के दौरान उन्हें कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। ये आवाज़ एक वार्निंग अलार्म था। इसका मतलब था कि गाइडेंस कंप्यूटर ओवरलोड हो रहा है। ये इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि मेन फंक्शन अपना काम करता रहता है, तो इस अलार्म के बजने से कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था। फाइनली वो पल आ चुका था जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। नील आर्मस्ट्रांग लूनार मॉड्यूल का गेट खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं, और कदम रखते ही उनके मुंह से बस इतना ही निकलता है, उसके थोड़ी देर बाद तक वो चांद पर अपना काम करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं। इस मिशन के कई सारे ऑब्जेक्टिव थे, जैसे टेलीविज़न कैमरा को सेटअप करना, सोलर विंड्स को मेज़र करना। इन सब के लिए इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया जाता है।
एक सिस्मोमीटर भी लगाया जाता है जिससे कि मून क्वेक्स का पता चल पाता है। जिस तरह हमारे अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं वैसे ही मून पर मून क्वेक्स भी आते हैं। वापस आते वक्त ये लोग अपने साथ लगभग 25 किलो तक का मून रॉक और सॉइल के सैंपल लेकर आते हैं। बदले में चांद पर अपने राष्ट्र का एक झंडा लगा कर आते हैं। लूनार मॉड्यूल लगभग 21 घंटे तक मून पर रहता है और उसके बाद लूनार मॉड्यूल को ऊपर CSM से अटैच होना था, जिसकी कमान माइकल कॉलिंस ने संभाल रखी थी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जिस स्विच से लूनार मॉड्यूल को स्टार्ट करना था वो पहले ही ब्रेक हो चुका था। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक आइडिया आता है और वो इस स्विच को अपने पेन से ही जोड़ कर रखते हैं। शायद ये जुगाड़ उन्होंने कभी ना कभी इंडिया आकर ही सीखा होगा। उसके बाद लूनार मॉड्यूल CSM मॉड्यूल से अटैच होकर वे तीनों लोग पृथ्वी की ओर निकल पड़ते हैं। कमांड मॉड्यूल को ही इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही हैंडल कर सकता है। उसे इसी तरह से बनाया ही जाता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट होने वाली थी। लूनार मॉड्यूल के थ्रस्टर्स काम ही नहीं कर रहे थे। ये दोनों पार्ट्स आपस में अलग तो हो जाते हैं, बट डर इसी बात का होता है कि कहीं कमांड मॉड्यूल से लूनार मॉड्यूल कोलाइड ना कर जाए। लकीली ऐसा कुछ भी नहीं होता है और तीनों लोग समुद्र में सेफली लैंड कर पाते हैं। इस मिशन में डेथ रिस्क इतना ज़्यादा था कि उस टाइम के प्रेसिडेंट निक्सन ने एक अल्टरनेटिव स्पेस भी रेडी करके रखी थी। इन केस ये मिशन फेल हो जाता है या फिर इन तीनों एस्ट्रोनॉट की डेथ हो जाती है तो वो इस स्पीच को पब्लिक के सामने वो बोल पाएंगे। बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब लोग सेफ हैं और ये मिशन भी सक्सेसफुल रहता है। कुछ दिन तक इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। इस मिशन की कई सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं, बट फिर भी सब कुछ ठीक रहता है। इन लोगों को लगभग 10 से 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाता है, वो इसलिए कि कोई वहाँ से वायरस या बैक्टीरिया आकर अर्थ पर किसी को अफेक्ट ना कर सके। कुछ दिन बाद ही ये लोग आम जनता के बीच आ जाते हैं और इस मिशन ने खूब सारी वाहवाही बटोरी होती है। कैनेडी के संकल्प को USA ने 1969 में ही पूरा कर लिया था। जहाँ से सैटर्न V रॉकेट लॉन्च किया था उसे कैनेडी के सम्मान में कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर के नाम से जाना गया। USA ने अपना राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा कर लिया था और वो इस समय USSR से काफ़ी आगे था। हालांकि USSR ने मिशन तो कई सारे भेजे, पर चांद पर किसी मानव को भेजकर इस रेस में वह USSR से काफ़ी आगे निकल चुका था और देखा जाए तो इस रेस का विजेता USA बन चुका था। इस मिशन को कई सारे लोगों ने कहा कि ये फेक मिशन है और USA ने स्पेस रेस को जीतने के लिए एक मूवी की तरह अर्थ पर ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और इस मिशन को अंजाम दिया। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को झूठ साबित किया गया। द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया ने भी इस मिशन को एक्सेप्ट किया। एक क्वेश्चन ये भी सामने आता है कि चांद पर तो कोई हवा ही नहीं है तो ये फ्लैग कैसे लहरा रहा है। दरअसल मोस्टली फ्लैग्स में एक वर्टिकल स्टिक ही लगी होती है, बट ऐसा नहीं था, ये लोग कुछ जानते नहीं थे। इसीलिए इस फ्लैग में ऊपर इसे सीधा करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल स्टिक भी ऐड करी गई जिससे कि ये हमेशा सीधा ही रहे। इस फोटो में तो स्टार्स ही नहीं दिख रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि मून लैंडिंग डे टाइम में हुई थी। इतने एडवांस कैमराज नहीं थे कि स्टार्स को भी कैप्चर कर सकें। शैडोज़ को लेकर भी आर्गुमेंट दिया जाता है कि इतनी अनइवन सी शैडोज़ क्यों बनी हुई हैं, तो इसका आंसर ये है कि सन वॉज नॉट ओनली सोर्स ऑफ द लाइट। मून का सरफेस भी लाइट को बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से लाइट स्कैटर होती है और अनइवन शैडोज़ बनती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि इस फोटो में बज़ एल्ड्रिन के हाथ में तो कोई कैमरा ही नहीं है, तो ये फ़ोटो आखिर ली किसने होगी। उनके स्पेस सूट में भी एक कैमरा लगा होता है जिससे वो फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते थे और ये फोटो लूनार मॉड्यूल के मल्टीपल कैमराज से खींची गई थी। बट इस सक्सेसफुल मिशन के बाद जो मेन क्रिटिसिज्म है वो ये है कि वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया कई सारे मेजर प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उन्हें दूर करने की बजाय ये दोनों देश स्पेस वॉर में अंधाधुंध पैसा फूक रहे थे। 1962 में ये भी बोला गया कि जितना पैसा इस मिशन में लगाया जा रहा है उतने में ना जाने कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और भी कई सारी चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि इस मिशन के कई सारे फ़ायदे नहीं हुए, इसके फ़ायदे भी थे, जैसे कि कंप्यूटर का यूज़ होना। इसी के बाद कंप्यूटर को अब आम चीज़ों के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया गया। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ। अपोलो 11 के बाद कई सारे और भी मिशन भेजे गए जैसे कि अपोलो 12। अपोलो 11 अपने लैंडिंग साइट से काफ़ी दूर लैंड हुआ था, तो अपोलो 12 का टारगेट ये था कि उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे ही लैंड कराना था। 1967 में सर्वेयर 3 नाम का एक रोवर भेजा गया था और अपोलो 12 को इसी रोवर के पास ही लैंड करना था। एक मिशन ऐसा भी था जो बेहद खतरनाक था, बट इस मिशन में तीनों एस्ट्रोनॉट अच्छी किस्मत होने की वजह से सेफली लैंड कर पाते हैं। ये मिशन था अपोलो 13। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 चांद की तरफ रवाना किया गया। सब कुछ सही चल रहा था और इसे टीवी पर भी टेलीकास्ट किया गया, बट लोग इतना इन सब चीज़ों से बोर हो चुके थे तो किसी न्यूज़ चैनल ने इसे कवर ही नहीं किया।
बट उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि हर जगह इसी मिशन की चर्चाएं होती हैं। अपोलो 13 में गैस लीक होने के कारण एक धमाका होता है। वो जैसे तैसे इस मिशन को छोड़कर 3 लाख किलोमीटर से कैसे पृथ्वी पर आते हैं, ये अपने में ही एक अलग कहानी है। आप चाहेंगे तो इसे मैं किसी वीडियो के थ्रू ज़रूर बताऊंगा। बट इसी मिशन पर अपोलो 13 नाम की एक मूवी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ये मिशन फेल तो हो गया था, बट इसे सक्सेसफुल फेलियर नाम दिया गया। अपोलो 14 अमेरिका के पुराने स्पेस हीरो एलन शेफर्ड 1961 में चांद पर गए थे। वे अमेरिका के पहले एस्ट्रोनॉट थे जो यूरी गागरिन के बाद स्पेस में गए थे। कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण वो स्पेस ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, बट इस बार ये चांद पर भी उतरे और लगभग 3 किलोमीटर तक चलने का भी रिकॉर्ड बनाया। वो अपने साथ एक गोल्फ बॉल भी लेकर गए थे और उन्होंने वहां पर गोल्फ भी खेला। अपोलो 15 इस मिशन के दौरान पहली बार चांद पर एक कार चलाई गई जिसे लूनार रोवर कहा गया। चांद पर इसे लगभग 27 किलोमीटर तक चलाया गया। इस मिशन के दौरान लगभग 80 किलो तक का सैंपल कलेक्ट किए गए थे। अपोलो 16 इस मिशन को भी थोड़े समय के लिए ही किया गया, जिसमें कि 95 किलो तक के सैंपल को कलेक्ट किया गया और अर्थ पर लाया गया। अपोलो 17 इस मिशन में पहली बार किसी साइंटिस्ट को भेजा गया था, हैरिसन स्मिथ, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, और चांद की सतह की खोज के लिए इन्हें चुना गया। अपोलो के लास्ट में जो भी मिशन किए गए थे उनसे साइंटिस्ट को स्पेस, मून और अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली और आज भी इन सब चीज़ों पर रिसर्च किए जाते हैं। नासा ने अब तक चांद पर 6 सफल लैंडिंग की है, जिसमें कि 12 लोग चांद पर उतारे जा चुके हैं। यूएसए मात्र अकेला ऐसा है जिसने ये कारनामा कर दिखाया है। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि यूएसए के पास खूब सारा पैसा था। 1960 के दशक में तो आधे से ज़्यादा बजट सिर्फ नासा का होता था। अपोलो 17 के बाद अपोलो 18, 19 और 20 भी आने थे, बट उन्हें रोक दिया गया। अपोलो मिशन में 4 लाख से ज़्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड टेक्नीशियन की टीम थी और लगभग $24 बिलियन खर्च हुए थे, जो कि आज के लगभग $100 बिलियन के बराबर होंगे। धीरे धीरे लोगों के मन से स्पेस मिशन को लेकर उत्सुकता खत्म होने लगी थी। लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। लोगों को ये मिशन सिर्फ पैसे की बर्बादी लगे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जनता ने यूएस गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना शुरू किया, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने इन मिशन को रोक दिया और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो आगे आए। दिसंबर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली अनाउंस किया कि नासा के लिए फंड रेज किया जाएगा, जिससे कि लोगों को चांद पर फिर से पहुंचाया जा सके, और टारगेट बनाया कि 2024 तक वो ऐसा फिर से कर सकेंगे और अदर स्पेस मिशन पर फोकस करेंगे। For the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. भारत इस फील्ड में अभी तक काफ़ी पीछे था। भारत के इस फील्ड में पीछे होने का एक कारण भी था, वो ये है भारत 200 साल से ज़्यादा की गुलामी से जस्ट अभी निकला ही हुआ था और भारत में गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, पाकिस्तान वॉर, चाइना वॉर, इन सब चीज़ों से जूझ ही रहा था और भारत के लिए स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल था। बट जल्द ही भारतीय वैज्ञानिक समझ गए थे कि बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में हमें स्पेस की ओर बढ़ना होगा और नासा की मून लैंडिंग के बाद ही 15 अगस्त 1969 को ही एक नई संस्था का गठन किया, जिसका नाम रखा गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इसरो की सफलताओं के कई सारे किस्से हैं। जितने में एक हॉलीवुड मूवी बनती है, उतने में ही हम एक स्पेस मिशन को ख़त्म कर लेते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और आप चाहेंगे तो हम इस पर जल्द ही एक वीडियो भी बना देंगे। भारत के रोमांचक किस्सों और स्पेस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त देता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर मैंने कुछ गलत बताया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।